नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाई करें, जिससे ध्यान रखिएगा, जिससे हमारा जो रिस्क है वो एफडी से कम हो और जो रिटर्न है वो एफडी से 3 गुना। और ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारा रिस्क एफडी से कम और हमारे रिटर्न एफडी से 3 गुना है ना। अच्छी बात। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान में जुड़े। देखिए, हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी मंथली इनकम का 30% सेव करना है। अब सेव करने के बाद हमें टाइम वाइज, एसेट वाइज और कंपनी वाइज डाइवर्सिफिकेशन करना है। टाइम वाइज डाइवर्सिफिकेशन का मतलब किसी भी साल में 30% से ज़्यादा अपनी एनुअल इनकम का हमें इक्विटी मार्केट में लगाना ही नहीं। जब भी 30%, जब हमने 30% सेव किया तो उससे ज़्यादा तो खैर लगा नहीं सकते, लेकिन कई बार होता है कि हमने कोई घर बेच दिया, सारा पैसा आया लगा दिया, रिटायर हुए सारा पैसा आया लगा दिया। ऐसी गलतियां नहीं करनी। अपनी एनुअल इनकम के 30% से ज़्यादा किसी भी साल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, पहली चीज़। तो ये हो गया टाइम वाइज डाइवर्सिफिकेशन। हर साल हम करते रहेंगे टाइम वाइज। अब मैं बात करता हूँ एसेट वाइज डाइवर्सिफिकेशन। एसेट वाइज डाइवर्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं? हमें ध्यान रखना है, अपनी एज 100 में से माइनस कीजिए। सपोज मेरी एज है 42। अब 100 में से 42 माइनस किया, कितना बच गया? 58। 58% से ज़्यादा कभी भी इक्विटी मार्केट में नहीं लगाना। 58% से इक्विटी मीन्स या तो शेयर्स में या तो म्यूचुअल फंड। 58% से ज़्यादा नहीं लगाना। अब बचेगा कितना हमारे पास? 42%। 42% हाफ करेंगे 21%। 21% को हम गोल्ड में लगाएंगे, हम सोने में लगाएंगे और बाकी 21% को हम डेट इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब हम रखेंगे उसको पीपीएफ में, हम रखेंगे उसको सुकन्या में, हम रखेंगे उसको एफडीज में। इस तरह से हम डिफरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सपोज एक पर्सन है जिसकी एज है 30 ईयर्स, 70% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगी। इक्विटी मतलब म्यूचुअल फंड और शेयर्स में। दूसरा 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट को 2 भाग में बांटेगा, 15% गोल्ड में और 15% अपने डेट इंस्ट्रूमेंट पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, किसान विकास पत्र, एफडी इनमें लगाए। ये हो गया एसेट वाइज डाइवर्सिफिकेशन। हमने टाइम वाइज डाइवर्सिफिकेशन किया, हमने एसेट वाइज डाइवर्सिफिकेशन किया। अब बात करते हैं, जब हम एसेट वाइज डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं, इसके बाद हो गया कि हमारा जो 70% या 60% जो इक्विटी में जाना है उसको हम सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई करते हैं। सेक्टर वाइज कैसे करते हैं? ध्यान रखिए, सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए थे, 3 लाख हमने डेट के लिए निकाल दिया। 3 लाख में से आधा डेट यानी 1.5 लाख डेट में गया और 1,50,000 गोल्ड में गया। जो बाकी 7 लाख है उसको मुझे इक्विटी में लगाना है। अगर मैं म्यूचुअल फंड के रूप से जाऊंगा तो मिनिमम 4 फंड, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक ELSS। 4 फंड में लगा लीजिए, इक्वली काम करें। नाउ अगर आप डायरेक्ट शेयर्स खरीदना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो शेयर्स खरीदने हैं, तो आप 10 सेक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे। 10 सेक्टर, मे बी स्टील सेक्टर, मे बी फाइनेंस सेक्टर, मे बी FMCG, मे बी कंज्यूमर ड्यूरेबल, मे बी ऑटो, मे बी फार्मा। इस तरह से 10 सेक्टर डाइवर्सिफाई करेंगे और जो भी आपका पैसा है उसे इक्वली 10 सेक्टर में लगाएंगे। 10 सेक्टर में आ गया। अब दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी सेक्टर में 2 से 3 कंपनियां चूज करनी है, या तो 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3। सपोज मैं ऑटो में जाता हूँ, मैं ऑटो में क्या करूँगा? एक मैंने 2 व्हीलर कंपनी दे दी, एक मैंने 4 व्हीलर कंपनी दे दी और एक मैंने एंसेसरीज में कोई टायर कंपनी वगैरह दे दी। 3 कंपनी होगी, मेरा ऑटो खत्म। अगर मैं कंस्ट्रक्शन में जाता हूँ, पता चला मैंने कोई पीडीराइट जैसा स्टॉक ले लिया, कोई पेंट जैसा स्टॉक ले लिया, कोई एस्टर पाइप जैसा स्टॉक ले लिया, इस तरह से मेरा होगा। अगर मैं फाइनेंस में जाता हूँ, 1-2 बैंक ले लेता हूँ, कोई पता चला साथ में उसके साथ कोई एक NBFC ले लिया, मे भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी ले ली, मे भी कोई इंश्योरेंस कंपनी ले ली। इस तरह से 2-3 कंपनियाँ लगाना है मैक्सिमम। तो 10 सेक्टर, हर सेक्टर से 2 से 3 कंपनियाँ।
यानी मिनिमम कितनी कंपनियां होंगी? 20। मैक्सिमम कितनी कंपनियां होंगी? 30। आगे मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी चीज ध्यान रखें, किसी भी कंपनी में कोशिश करना है 2.5-3% से कम मत लगाओ और 5% से ज़्यादा नहीं लगाओ। किसी भी दुनिया कोई कंपनी का ओनर भी आपके कान में आके बोले कि मेरा शेयर कल डबल होने वाला है, तो भी आपको नहीं बोलेगा। 5% से ज़्यादा। जब आप 5% से ज़्यादा नहीं लगाओगे किसी भी कंपनी में, तो मिनिमम आपके पास 20 कंपनियां होंगी, और 2.5-3% से कम नहीं लगाओगे तो 30-32 के ऊपर कंपनियां आपके पास होंगी नहीं। तो किसी भी टाइम पे आपके पास जो कंपनियां होंगी, चाहे वो सेक्टर वाइज करके आए, 10 सेक्टर, हर सेक्टर में 2 कंपनी या 3 कंपनी, तो भी 30 कंपनी के आसपास आती हैं। और अगर आप 5% लगाया और पता चला कि 3% से कम नहीं, 5% से ज़्यादा नहीं, तो भी आपके पास जनरली 20 से 30 कंपनियों के बीच में आएगा। जो ये पोर्टफोलियो बन के आपका तैयार होगा ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बड़े आराम से 18-20% का रिटर्न CAGR आपको देता रहे, 3 टाइम्स ऑफ FD। और जो इसका रिस्क है ना, शायद लोगों को लगता है FD में रिस्क नहीं है, लेकिन अगर 5 साल अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हैं, कितनी बार रेट चेंज हो जाते हैं, क्या है, कितनी बार चेंज हो सकते हैं। वो 5 साल तक आप शेयर में लगा के छोड़ दीजिए, आप FD में लगा के छोड़ देते, चलो वही रेट है, लेकिन 5 साल आप शेयर में लगा के छोड़ते नहीं। तो 5 साल में जो FD में रेट में कई बार चेंज होते हैं, कई बार CRR बढ़ा, SLR बढ़ा, बैंक रेट बढ़ा घटा, वो हम, लेकिन शेयर में हम ऐसा करते नहीं। तो आप 10 साल में आप देखेंगे जो आप वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, और जो आपका रिस्क होगा वो, मतलब मैंने कहा FD से कम होगा, किसी भी हालत में FD से कम होगा, और जो आपका रिटर्न होगा वो FD के 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। और मैं आपको बता रहा हूँ, लॉस के बारे में आपको सोचना भी नहीं है, लॉस तो होगा ही नहीं, लॉस कभी होगा ही नहीं। एक शेयर में लॉस हो सकता है, तो शेयर के लॉस से हमें क्या लेना था? आपके पोर्टफोलियो में, मैं तो पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, मैंने ₹1,00,000 लगाए, तो 10 साल बाद वो कितने % का मुझे CAGR दे रहा है? मेरा एक शेयर 0 हो गया, क्या फर्क पड़ता है मुझे? मेरा पैसा हर तीसरे-चौथे साल में डबल हो रहा है ना, काम खत्म। तो मुझे शेयर से क्या लेना देना, ये ध्यान रखना है। अगर इस माइंडसेट के साथ हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो एक समय के बाद हम एक ऐसी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, फिर हम काम करते हैं, पैसा अपने आप आता रहता है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को इस मुहिम में जोड़ें, ताकि हम लोग आगे बढ़ें साथ। क्योंकि इक्विटी मार्केट एक ऐसी मार्केट है, इसमें कोई एक नुकसान करेगा तो दूसरा फायदा करेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ सब फायदा करते रहते हैं, जो जुड़ते जाएंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। थैंक यू।